आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में और फॉरियर एनालिसिस के बारे में। ऑलरेडी आपने पीरियोडिक मोशन पढ़ लिया है और आपको इतना पता है कि एक ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है इक्वल इंटरवल के बाद, उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। मगर अगर इसे हमें मैथमेटिकली कन्वर्ट करना पड़े, इस मोशंस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसको हमें मैथमेटिकली एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़े, तो कुछ डिटेल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी चीज़ को हम पीरियोडिक फंक्शंस और फिर फॉरियर एनालिसिस में समझने वाले हैं। तो ये सबसे पहले समझते हैं पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है। तो बोला गया है अ फंक्शन दैट रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। जैसे कि मोशन के बारे में डिस्कस किया तो वहां पे मोशन अपने आप को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा था, इसी तरीके से पीरियोडिक फंक्शन अपने आप को रेगुलर इंटरवल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के बारे में आर्ग्यूमेंट्स के बाद रिपीट करता है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये आर्ग्यूमेंट्स है क्या और ये रिपीटेशन होता कैसे है, क्योंकि हम तो मैथमेटिकल एनालिसिस करने वाले थे। तो इस बात को समझिए कि अगर मेरे पास लेट सपोज एक पीरियोडिक मोशन है, मान लीजिए कि किसी पीरियोडिक मोशन को मैं ऐसे लिखना चाहूँ, एक मेरे पास है पीरियोडिक मोशन, ठीक है, और जो पीरियोडिक मोशन है उसको मैं एक फंक्शन के तौर पे लिख देता हूँ, fx के तौर पे लिख देता हूँ, और मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पीरियोडिक फंक्शन कुछ समय के बाद फिर से रिपीट करेगा, और जब ये इसकी रिपीटेशन हो जाएगी तो जो नया रिपीटेड मोशन था और जो पुराना था उनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि उनको सिर्फ टाइम इंटरवल चेंज करना होता है, बाद बाकी कैरेक्टर सेम होता है। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे कह सकता हूँ कि इस फंक्शन को अगर मैं ऐसे लिखूँ x प्लस टी, यानी कि फंक्शन वही था, सिर्फ एक टाइम के बाद वो रिपीट कर रहा है, तो एक ही जैसे होंगे। समझ गए? जैसे मैं अगर आपके इस वेव्स की बात करूं, लेट्स सपोज हमारे पास एक वेव है, तो कुछ टाइम के बाद जब ये रिपीट करते हैं तो आपको दिख रहा है ये क्रस्ट और ये क्रस्ट एक जैसा ही है, बस टाइम पीरियड का डिफरेंस है इनमें। तो इसी को अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहो तो कुछ इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस बात को समझ गए? चलिए आइए डिस्कस करते हैं आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि एक फंक्शन को कंसीडर करो। लेट सपोज एक फंक्शन हमारे पास है, इसको हम एफ थीटा बोल रहे हैं। ठीक है, थीटा यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा एंगल, यानी कि जिस भी एंगल से या जिस भी डिस्प्लेसमेंट से वो आगे की ओर बढ़ेगा उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया कि एफ थीटा सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मान लीजिए कि आपके पास शुरू में फंक्शन था एफ थीटा, जो भी आपका पीरियोडिक मोशन था उसको आप पीरियोडिक फंक्शन के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो है एफ थीटा। आफ्टर सम टाइम इंटरवल जो है उसने अपने आप को फिर से रिपीट किया, और रिपीट करने के बाद नया वाला पीरियोडिक फंक्शन ये बन गया। तो इनमें कोई चेंज थोड़ी होगा, बस टाइम पीरियड तो नए वाले को थोड़ा एक्स्ट्रा लगा है, लेकिन अगेन इसी टाइम पीरियड के बाद वो फिर से अपने आप को रिपीट करेगा, वो फिर से रिपीट करेगा। तो आप कह सकते हो कि ये जो है वो पीरियोडिक मोशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कराने का एक तरीका है, जिसको आप पीरियोडिक फंक्शन कहते हो। This indicate that the value of the function f remains same when the argument is increased or decreased। आप आर्ग्यूमेंट को बढ़ा दो या घटा दो। अब आर्ग्यूमेंट क्या है? थीटा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है, f रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन को। अब आप देखो इस आर्ग्यूमेंट को आपने t टाइम से बढ़ा दिया, लेकिन बढ़ाने के बाद भी फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आए, फंक्शन वही था। फंक्शन क्या था? मान लीजिए कि मैं ऐसे बोलूँ, इसका फंक्शन है वेव बनाना, मतलब क्रस्ट बनाना। ठीक है, तो अगली बार भी ये एक क्रस्ट ही बनाएगा। ठीक है, जस्ट कि अगले टाइम इंटरवल के बाद जाके वो एक क्रस्ट बनाएगा। तो फंक्शन सेम है, आर्गुमेंट के अंदर सिर्फ टाइम इंटरवल का चेंजेस आया है। राइट, ओके। अब आगे बात करते हैं, फंक्शन f सेटिस्फाइंग दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी पीरियोडिक हैविंग अ पीरियड t। तो जो भी फंक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है उस चीज को आप पीरियोडिक कहोगे, और सेटिस्फाई करने के लिए उसको टाइम पीरियड t का चेंज लाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक साइन थीटा कॉस थीटा आर पीरियोडिक विद अ पीरियड ऑफ 2 पाई रेडियन। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करोगे तो आपको एक बात समझ आती है कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 360 के बाद वैसे ही हो जाते हैं जैसे वो पहले थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि 2 पाई के बाद जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो अपनी उसी प्रॉपर्टी को फिर से रिपीट करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे ये 0 डिग्री है और फिर 360 के बाद वो वापस रिपीट करेंगे। तो अगर मैं साइन 0 की बात करूँ तो साइन 0 होता है 0, उसकी वैल्यू भी 0 होती है। और 360 की बात करूँ, साइन 360 की बात करूँ तो वो भी आता है 0। तो आपने देखा कि फंक्शन कुछ नहीं था, फंक्शन में कुछ चेंजेस नहीं आया, पहले भी 0 था और बाद में 0 था। पहले एंगल कितना था? 0 डिग्री, और बाद में एंगल कितना है? 360। तो आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 0 प्लस में 2 पाई, ये भी एक ही बात है। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ टाइम पीरियड, यानी कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का चेंज किया, लेकिन फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया, फंक्शन वही था, 0 और 0। इसी तरह अगर कॉस की बात कर लो, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, और अगर 0 की बात करूँ तो यहाँ से शुरू होगा, फिर आप रिपीट कराओ कॉस को 360 के बाद, तो कॉस 360 की बात करेंगे तो कॉस 360 भी होता है 1। ठीक है, तो फंक्शन में कोई चीज़ नहीं आया, केवल और केवल चेंज किस में आता है? उसके आर्ग्यूमेंट में चेंज आता है। आर्ग्यूमेंट में भी कहाँ चेंज आया? टाइम पीरियड का चेंज आया। इस बात को समझ लिया आपने? ये देखो, ये चीज़ है ना, ये आर्ग्यूमेंट्स। पहले आर्ग्यूमेंट था थीटा, अब आर्ग्यूमेंट हो गया थीटा प्लस 2 पाई।
और जो 2 पाई है वो एक ऐसा चेंज लाता है जहाँ पे अपने आप को फंक्शन फिर से रिपीट करता है। तो आपको रिपीटेड आर्गुमेंट पे बात करनी है। यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ पे आगे बोला हुआ है इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा स्टैंड फॉर सम डायमेंशनल क्वांटिटी सच दैट या सच एज टाइम टी दैट व्हेन वी कंस्ट्रक्ट अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी एज फॉलोज। आप सोच के देखो, जो थीटा है ना ये होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि भाई आप थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमेशा आपको 0 से शुरू करना है या 1 डिग्री से शुरू करना है। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बट अगर आपने थीटा की वैल्यू शुरू कर दी किसी से भी, जैसे मैं बोल रहा हूँ 30 डिग्री से, और फिर आपने ये बोला कि वो रिपीट करेगा 90 के बाद, तो फिर हर बारी आपको 90 प्लस करना पड़ेगा। तो इस थीटा को सिलेक्ट करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो रिपीटिशन है फिर वो इक्वल टाइम इंटरवल पे होना चाहिए। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई सच दैट टाइम पीरियड, जो टी यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बाद वो थीटा रिपीट करेगा अपने आप को, तो आप इसके बेसिस पे पीरियोडिक फंक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, समझो इस बात को। देखो यहाँ पे ये हमारे पास है पीरियोडिक फंक्शन, एफ जो है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी स्मॉल टी वो टाइम पीरियड है जब ये अपने आप को रिपीट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। स्मॉल टी वो टाइम पीरियड है जब अपने आप को ये रिपीट करने की कोशिश कर रहा है, और कैपिटल टी वो टाइम है जहां इसका पूरा टाइम लगेगा। यानी कि अगर मैं एक वेव की बात करूं तो एक वेव को बनने में जो टाइम लगता है उसको हम कैपिटल टी कहते हैं। और मान लीजिए कि इस वेव पे फिलहाल इतने हिस्से को मैं कंसिडर करना चाहता हूँ जहाँ तक ये प्रोसीड हुआ है, तो ये होगा, इसमें जो टाइम लगेगा इसे हम स्मॉल डी कहेंगे। इस बात को समझ लिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे इस फंक्शन को आप समझते हैं। देखिए हमने साइन 2 पाई टी डिवाइडेड बाई टी कैसे लिखा। 2 पाई का मतलब क्या है कि भाई वो 360 यानी कि 360 डिग्री का एंगल बना के वापस रिपीट करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 2 पाई लिख दिया। उस 360 डिग्री के लिए उसको जो टाइम पीरियड लगेगा वो है कैपिटल टी, लेकिन उसका फिलहाल कितना हिस्सा ये कवर कर रहा है, मान लीजिए कि केवल इतना हिस्सा कवर कर रहा है, उस वक्त जो टाइम लगेगा वो है स्मॉल टी। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने इस फंक्शन को रिप्रेजेंट किया। हो सकता है एक और फंक्शन जिसको मैं जी टी से लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइए, फंक्शन को एफ जी किसी भी वेरिएबल से आप नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा पहला फंक्शन था, ये मेरा दूसरा फंक्शन है, इसको मैं कॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देखिए कि अगेन 360 के बाद कॉस हो या साइन हो रिपीट ही करेगा, और 360 को कवर होने में जो टाइम लगता है उसे हम कैपिटल टी कहते हैं, और फिलहाल जितना पोर्शन वो कवर कर रहा है उसको हम यहाँ पे स्मॉल टी बोलेंगे। इतनी बात समझ आ गई, ओके। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप रिपीट करना चाहो, ठीक है, आप अपने इसी सेम प्रॉपर्टी को रिपीट करने की कोशिश करो, तो फिर से आपको नया टाइम पीरियड चाहिए होगा। यानी कि मान लीजिए कि इसको कवर करने में स्मॉल टी लग रहा है, तो अगली बार कवर करने में फिर से स्मॉल टी लगेगा, ऐसी बिहेवियर को कवर करने में स्मॉल टी लगेगा। अब ये स्मॉल टी किसका पार्ट था, ये स्मॉल टी था कैपिटल टी का पार्ट, इसी का कुछ हिस्सा स्मॉल टी है, राइट। इसी का, इस कैपिटल टी का, यानी कि कैपिटल टी ये वाला पोर्शन है, इसी का कुछ हिस्सा ये अपना स्मॉल टी है। तो अगर मैं स्मॉल टी को लिखने की कोशिश करूं तो कैसे लिख सकता हूं, स्मॉल टी प्लस में कैपिटल टी। यानी कि आप सोचो ना 360 तक तो एक बार कैपिटल टी हो चुका होगा। अब अगली बार अगर मान लीजिए स्मॉल टी बन रहा है, तो स्मॉल टी कैसे बन रहा होगा, इतना क्या है मेरे पास, इतना है मेरे पास कैपिटल टी, और उसके बाद ये स्मॉल टी। तो मैं अगली बार स्मॉल टी को जब मैं प्रोसीड कराऊंगा तो मुझे पीछे की वैल्यू को भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। वो कैपिटल टी में चला गया और साथ में मैंने यहाँ पे स्मॉल टी लिख दिया। तो आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होगी। तो जब मैं नया फंक्शन लिखने की कोशिश करूंगा, इसी में कुछ चेंजेस करूंगा, तो अब स्मॉल टी को मैं टी प्लस में कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करा दूंगा। सिमिलरली ये वैल्यू अपनी जगह पे 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, और इस स्मॉल टी की जगह मैं अगेन लिख दूंगा टी प्लस में कैपिटल टी। आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए अंदर, तो जब आप मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 2 पाई डिवाइडेड बाई टी स्मॉल टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 पाई डिवाइडेड बाई टी इस कैपिटल टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको देखिएगा 2 पाई। इस चीज़ को देख के आपको क्या समझ आता है, इस चीज़ को देख के आपको समझ आता है कि अगेन 2 पाई के बाद ये रिपीट कर रहा है अपने आप को, ठीक है। तो चाहे आपका फंक्शन स्मॉल टी पे अकर हो, चाहे आपका फंक्शन टी प्लस में कैपिटल टी पे अकर हो, जो एंड रिजल्ट है वो सेम रहने वाला है। आप यहाँ पे देखिए एंड रिजल्ट सेम है। आप इस 2 पाई को देख के पजल मत होइए, ये केवल रिपीटेशन को समझा रहा है यहाँ पे। इस बात को समझ लिया आपने। चलिए इसी तरीके से अगर आप कॉस के केस में रिप्लेसमेंट करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिमिलरली G1 टी प्लस में टी इज इक्वल टू G1 स्मॉल टी। ये जी जो है वो कॉस के फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा था, आप यहाँ पे नोटिस कर लीजिए, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कॉस के केस में भी टी प्लस टी के बाद सेम चीज रिपीट करती है जैसे वो स्मॉल टी पे था। अब यहाँ पे क्लियरली आप इस रिजल्ट के बाद समझ सकते हैं कि जो भी हमारा फंक्शन था, ठीक है, वो फंक्शन रिपीट करता है अपने आप को हर एक टाइम इंटरवल के बाद। सवाल ये है कि रिपीटेशन के लिए वो टाइम इंटरवल होगा क्या। तो इस कंक्लूजन से आप एक चीज समझ लीजिए कि जो t/n है, आप इसको एक फैक्टर मान लीजिए। जैसे कि मैं लिखूं यहाँ पे t/n, ये मेरा एक फैक्टर हो गया, और n की वैल्यू में कोई भी इंटीजर यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। n सपोज 1,
2, 3, 4, 5 आप कुछ भी पुट कर लीजिए, और जो भी n के हिसाब से टाइम पीरियड निकल के आएगा उतने पे ही वो फिर अपने आप को रिपीट कराएगा। तो अगर आप पीरियोडिक फंक्शन को स्टेट करना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका पीरियोडिक फंक्शन दिखेगा। जैसे आपका एंड रिजल्ट निकल के आया था साइन के केस में, साइन 2 पाई टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन 2 पाई टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, उसके साथ मैंने बस n को मल्टीप्लाई करा दिया, हर एक n पे फिर ये अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, n यहाँ पे एक इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि कितने रेवोल्यूशंस उसने लगाए हैं, समझ गए। और कॉस के केस में शुरुआत 0 से करनी होती है क्योंकि कॉस 0 की भी अपनी एक वैल्यू होती है। यहाँ तक बात समझ गए। चलिए अब हम बात करते हैं कि फॉरियर थ्योरम होता क्या है। तो इस पूरे इक्वेशन को सिंप्लीफाइड वर्जन में हम समझेंगे। यहाँ पे देखो ये थ्योरम क्या कहता है कि आप किसी भी एक आर्बिट्री फंक्शन को कंसीडर करो। आर्बिट्री का मतलब क्या होता है, कोई एक रैंडम फंक्शन या कोई भी एक फंक्शन आप कंसीडर कर लो अपने हिसाब से, ठीक है, ओके। और जो टाइम पीरियड है वहाँ पे वो है कैपिटल टी। तो आप क्या करो कि जिस भी फंक्शन को आपने कंसीडर किया है यहाँ पे, उसका साइन वर्जन भी उठा लो और उसका कॉस वर्जन भी उठा लो और दोनों को आप ऐड करा दो, ठीक है, एक कोफिशिएंट के साथ ऐड करा दो। और जब मैथमेटिकली आप उसको लिखने की कोशिश करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे कि कॉस को और साइन को कैसे रिप्रेजेंट कराऊंगा। तो जैसा मैंने पिछले सेशन में डिस्कस किया था आपसे कि कॉस को हम रिप्रेजेंट कराते हैं जी वाले फंक्शन से और साइन को रिप्रेजेंट कराते हैं एफ वाले फंक्शन से। आपको यहाँ पे सेम कहानी करनी है। देखो एक आपका ये ओरिजिनल फंक्शन हो गया जिसको मैं आर्बिट्री फंक्शन कह रहा था, कुछ यहाँ पे साइन के वैल्यूज को आप यहाँ पे ऐड करा लो और कुछ कॉस के वैल्यूज को ऐड करा लो। बी नोट जो है यहाँ पे, बी नोट यहाँ पे आपका फॉरियर कांस्टेंट के तौर पे कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। बाकी एज इट इज अपनी जगह पे सारी वैल्यू चल रही है, जैसे कि cos 2 पाई टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, cos फिर अगली बार 2 पे रिपीट करेगा वो, ठीक है। तो cos 4 पाई टी डिवाइडेड बाई टी, cos 6 पाई टी डिवाइडेड बाई टी, इस तरीके से रिपीट करेगा। साइन के केस में भी रिपीटेशन ऐसे होते रहते हैं। बस यहाँ पे आप फॉरियर के कॉन्स्टेंट्स को मेंशन कर लीजिए, जैसे यहाँ पे स्टेट भी किया गया है। ये सारे जो कॉफिशिएंट्स है इनको हम फॉरियर कॉफिशिएंट्स भी कहते हैं, ओके। तो जब आप इस पूरे इक्वेशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे एक सिंगल टर्म में, तो कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस होकर आ जाता है, जिसको मैं आपको समझाता हूं। देखिए मैंने कहा था कि आप साइन के फंक्शंस को और कॉस के फंक्शंस को ऐड करा लीजिए, ठीक है। साइन के केस में जो कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है वो होता है ए, और कॉस के केस में जो कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है वो होता है बी। इतना याद रहे, बाकी सेम चीज अपनी जगह पे चल रही है। तो जो ये आर्बिट्री फंक्शन आपने कंसीडर किया था ना, ये आर्बिट्री फंक्शन जो है आगे जाके सिंपल हार्मोनिक का पीरियोडिक मोशन कहलाता है। यानी कि उसके सिंपल हार्मोनिक के लिए जो इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे इन्हीं फंक्शन के थ्रू आप इस्तेमाल करेंगे। अब सिंपल हार्मोनिक होता है क्या है, हम आगे की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। और ए और बी यहाँ पे क्या है ये मैंने आपको समझा दिया, ये फॉरियर कांस्टेंट्स होते हैं। तो ये था हमारा आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन।